सोचिए 2011 में भारत ने एक ऐसा काम किया जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। 1 अरब 21 करोड़ लोगों की गिनती। ये सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना नहीं था, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक जीती जागती धड़कती हुई तस्वीर बनाने जैसा था। और इसका जो नारा था वो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये सिर्फ लोगों को गिनने की एक कवायद नहीं थी, बल्कि ये वो बुनियाद थी जिस पर देश की आने वाली नीतियां और विकास का पूरा ढांचा खड़ा होना था। तो चलिए इस विशाल डेटा के समंदर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े हमें भारत के बारे में क्या कहानियां सुनाते हैं। ये जनगणना सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि एक राष्ट्र का विशाल स्नैपशॉट है। देखिए, ये भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, जिसे 2 हिस्सों में पूरा किया गया। लेकिन इस बार कुछ बहुत बड़ा और नया हुआ। पहली बार, जी हाँ, पहली बार हर नागरिक की बायोमेट्रिक जानकारी भी इकट्ठी की गई, जिसने आने वाले समय में पहचान और सरकारी योजनाओं के लिए एक नई जमीन तैयार की। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े नंबर की, कि आखिर 2011 में भारत की आबादी थी कितनी। 121 अरब यानी 121 करोड़ लोग। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतना बड़ा है कि अगर आप अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पूरी आबादी को मिला दें, तब भी भारत की आबादी ज्यादा थी। कमाल है ना? और ये आबादी सिर्फ बढ़ी नहीं थी, ये बहुत तेजी से बढ़ भी रही थी। सिर्फ 10 साल में 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में 17.7% का इजाफा हुआ। मतलब हर साल लगभग 1.25 करोड़ नए लोग देश में जुड़ रहे थे। अब इसे पूरी दुनिया के लिहाज से देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। 2011 में दुनिया में हर छठा इंसान एक भारतीय था। दुनिया की 17.5% आबादी अकेले भारत में रह रही थी। ये दिखाता है कि दुनिया के मंच पर भारत कितना बड़ा डेमोग्राफिक पावर हाउस है। अच्छा, तो आबादी तो बढ़ रही थी, लेकिन लोग रह कहाँ रहे थे? यहीं से एक बहुत बड़ी कहानी निकल कर आती है, भारत का शहरीकरण, मतलब गांव से शहरों की तरफ एक जबरदस्त बदलाव। तो ये चार्ट देखिए। हाँ, 2011 में भी भारत की ज्यादातर आबादी, करीब 69%, गांव में ही रहती थी। लेकिन जो 31% आबादी शहरों में थी ना, वो भी कोई छोटी मोटी संख्या नहीं थी। ये लगभग पूरे अमेरिका की आबादी के बराबर थी। लेकिन असली कहानी तो ग्रोथ रेट में है। शहरों की आबादी 31.8% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि गांवों की आबादी सिर्फ 12.2% की दर से। मतलब शहरी आबादी लगभग 3 गुना तेजी से बढ़ रही थी। ये साफ साफ बता रहा था कि भारत के शहर वो नए मौकों का, नए सपनों का सेंटर बन रहे थे। तो ये शहरीकरण सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा था? लिस्ट में सबसे ऊपर है गोवा, जहां 62% से भी ज्यादा लोग शहरों में रहते थे। उसके बाद मिजोरम और फिर दक्षिण के राज्य जैसे तमिलनाडु और केरल, ये सब इस बदलाव को लीड कर रहे थे। आबादी और शहरीकरण के बाद जनगणना ने एक और बहुत जरूरी कहानी बताई, और वो थी शिक्षा की। भारत कैसे पढ़ना लिखना सीख रहा था और इसमें क्या चुनौतियां थी। जरा इस सफर को देखिए। 1901 में देश में सिर्फ 5.35% लोग साक्षर थे, सिर्फ 5%। और वहां से 2011 तक 74% तक पहुंचना, ये सच में एक जबरदस्त कामयाबी है। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी थी। वो थी लैंगिक असमानता। पुरुषों की साक्षरता दर तो 82% से ज्यादा थी, पर महिलाओं के लिए ये आंकड़ा सिर्फ 65% था। ये लगभग 17% का फासला था, जो साफ दिखाता है कि लड़कियों की पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और ये गैप कुछ राज्यों में तो और भी ज्यादा था, जैसे कि राजस्थान में। यहाँ पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में 27.1% का भारी फर्क था। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा था। क्षेत्रीय स्तर पर भी जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था केरल, जो 94% साक्षरता के साथ लगभग विकसित देशों के बराबर खड़ा था, और दूसरी तरफ था बिहार, जहां ये दर सिर्फ 61.8% थी। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जनगणना देश के सामाजिक ताने बाने के बारे में हमें क्या बताती है, जातिगत आंकड़ों से लेकर लिंगानुपात तक। ये नक्शा हमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। अब इसमें 2 चीजें हैं। अगर हम कुल संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा एससी आबादी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन अगर हम ये देखें कि राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत
SC हैं तो उसमें पंजाब सबसे आगे था। इसी तरह सबसे ज्यादा ST आबादी मध्य प्रदेश में थी, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप में उनकी सबसे बड़ी आबादी थी। अब एक और बहुत जरूरी आंकड़ा, लिंगानुपात, यानी हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। यहाँ भी कहानी में दो छोर हैं। एक तरफ केरल, जहाँ 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थीं, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा, जहाँ ये आंकड़ा सिर्फ 877 था। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर हालात सुधर रहे थे? और यहीं पे कहानी एक बहुत ही चिंताजनक मोड़ लेती है। देखिए, देश का ओवरऑल लिंगानुपात तो सुधर रहा था, लेकिन एक दूसरा आंकड़ा था जो उल्टी दिशा में जा रहा था, और वो था बाल लिंगानुपात। मतलब 0 से 6 साल के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। और ये आंकड़ा खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में लगातार गिर रहा था। ये एक बहुत गहरे सामाजिक संकट की तरफ इशारा था। ये बता रहा था कि तरक्की के बावजूद बेटियों को लेकर समाज की सोच में एक बहुत बड़ी और खतरनाक समस्या बनी हुई थी। तो 2011 की जनगणना ने एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाई जो एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ तेजी से शहरीकरण हो रहा था, लोग पढ़ लिख रहे थे, देश आगे बढ़ रहा था। तो दूसरी तरफ लैंगिक असमानता जैसी गहरी सामाजिक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थीं। तो बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, इनमें से कौन सी चीजें उसके भविष्य को तय करेंगी? क्या विकास इन चुनौतियों पर हावी हो पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत की आने वाली नस्लों का भविष्य लिखेगा।